Hello students, in this video we are going to start the chemical nature of hormones. We have discussed various types of glands and the hormones secreted by them. Now in this video we will discuss about the chemical nature of that hormones. Now there are different type of hormones which are derived from amino acids, proteins or steroids. Now we will discuss one by one. First of all, द अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम करेंगे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जो कि किसी अमीनो एसिड से डिराइव हुए हैं। तो इसमें तीन एग्जाम्पल आते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन। ये तीन हार्मोन किससे डिराइव हुए हैं? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है आपको कि नेम द अमीनो एसिड फ्रॉम विच एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। और कई बार इन दोनों का नाम कैचिकोलामाइंस मैंने आपको बताया था कि इन्हें कैचिकोलामाइंस भी कहते हैं। तो किससे डिराइव होते हैं? अमीनो एसिड टायरोसिन से। नाउ नेक्स्ट दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम पेप्टाइड्स, जो कि पेप्टाइड्स चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो आपको पता है पेप्टाइड्स टू टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट पेप्टाइड्स एंड लॉन्ग पेप्टाइड्स। तो जो शॉर्ट पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं, और जो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड से बनते हैं, कौन कौन से हैं? शॉर्ट पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन and melanocyte stimulating hormone. These three are short peptide hormones. Now, what are the long peptide hormones which have long chain of amino acids and long peptides are there? So, there are insulin, glucagon, adrenocorticotropic hormone, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। तो ये तो हैं लॉन्ग पेप्टाइड हॉर्मोन्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट आर प्रोटीन। Protein, we know that proteins are made up of peptides, but proteins are formed from many पेप्टाइड चेन्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन हम यहाँ पे कहेंगे कि बहुत सारी पेप्टाइड से मिलके जो बनते हैं, दैट आर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन एंड thyrotropic hormone. These are polypeptide hormones. Now the last type are steroids. Steroids are special compounds having ring like structures. These are synthesized basically from कोलेस्ट्रॉल। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टीरोइड, कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरोइड है, इसी से फॉर्मेशन, ये एक पेरेंट कंपाउंड है इन हार्मोन्स का। तो कौन कौन से? हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स मीन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, वो सारे इन्हीं से बनते हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, हार्मोन्स ऑफ ओवरी एंड हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम मदर टू फीटस एंड आल्सो फ्रॉम फीटस टू मदर। तो दिस प्लेसेंटा इज ऑल्सो अ ग्लैंड and it secrete various types of hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, HPL, human placental lactogen, and in addition to these two hormones, progestogens and estrogens. ये प्लेसेंटा भी सिक्रेट करता है। तो ध्यान रखना, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टोजेंस, एस्ट्रोजेंस। HCG वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो है, जिनकी जो डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में, दैट इज HCG. So these are all our steroid hormones. Now let's move to our next topic, that is feedback mechanism of hormone. That is important topic of endocrine system. Feedback mechanism क्या होता है कि हमें पता है इतने सारे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, लेकिन जो हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट हर टाइम बॉडी में नहीं होती है, कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट नहीं होते रहते हैं।
ऑन रिक्वायरमेंट ही इनकी सिक्रीशन होती है। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है कि किस टाइम पे ये सिक्रीट किए जाएंगे और किस टाइम पे इनकी सिक्रीशन को बंद किया जाएगा, दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आल्सो हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये मेनली फंक्शन ही है इनका होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, मीन्स कीपिंग द इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के रखना, चाहे उसमें आयंस की कंपोजिशन आती है चाहे अदर मैटर आते हैं, तो उसको मेंटेन करके रखना। दे हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय इंटीग्रेटेड एक्शन। आपस में इंटीग्रेटेड एक्शन होता है एंड फीडबैक कंट्रोल, और फीडबैक कंट्रोल के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं होम्योस्टेसिस को या मेंटेन करते हैं। और ये फीडबैक दो तरह से होता है, फीडबैक दो तरह से दी जाती है। एक तो होती है पॉजिटिव फीडबैक, एक होती है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को बढ़ाया जाए, वो सिक्रीट भी हो रहा है और उसकी सिक्रीशन को और बढ़ाया जाए, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कि उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है अब, या उसका अमाउंट जो है ब्लड में बढ़ रहा है तो अब अबव नॉर्मल लेवल, तो उसकी सिक्रीशन अब बंद की जाए, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम करेंगे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। और याद रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम फीडबैक कंट्रोल जो है नेगेटिव ही होता है, बहुत ही कम केसेस में पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होता है। व्हेन लेवल ऑफ अ हार्मोन राइजेस अबव नॉर्मल इन ब्लड, इट्स सिंथेसिस स्लोज और हाल्ट्स। इट्स सिंथेसिस स्लोज और हाल्ट्स, कम हो जाती है या रुक जाती है जब वो एक लेवल से अबव चलता है। तो ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, पिट्यूटरी के लेवल पे या हाइपोथैलेमस के लेवल पे इसको कंट्रोल किया जाता है। एग्जांपल दे रहे हैं, ब्लड थायरोक्सिन होम्योस्टेसिस। जब भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस मिलता है थायराइड को, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस जो है कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी को रिसीव होता है, दैट वन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। देन पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है इससे और पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा थायराइड को ताकि ये क्या सिक्रीट करे, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन सिक्रीट करेगा। अब थायरोक्सिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, अब इसका जो है अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया अब नॉर्मल। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या किया जाएगा, एक फीडबैक जो है वो भेजी जाएगी हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, ताकि हाइपोथैलेमस रिलीजर हार्मोन को बंद कर दे और पिट्यूटरी जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बंद करें। तब इसकी टीआरएच जो है रिलीजर सिक्रीशन बंद हो जाएगी, तो थायरोक्सिन लेवल अब ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो था नेगेटिव फीडबैक। नाउ पॉजिटिव फीडबैक। ए पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव में क्या होगा, फीडबैक कंट्रोल एंड अकमुलेटिंग बायोकेमिकल, कोई भी केमिकल हार्मोन इकट्ठा हो रहा है, इंक्रीजेज इट्स ऑन प्रोडक्शन, ये अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता रहता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेल नोन एग्जाम्पल है कि एट द टाइम जब भी जो गेस्ट्रेशन पीरियड है वो पूरा हो जाता है, जो fetus है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है इनसाइड द यूट्रस ऑफ मदर, देन यूट्राइन एट द एंड ऑफ दैट गेस्टेशन पीरियड आफ्टर 9 months यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ लेबर। उस टाइम पे क्या होता है, जो लेबर जो स्टार्ट होगा, दैट आर पेन्स एट दैट टाइम, ये जो लेबर पेन्स है ये स्टिमुलेट करेंगे किसको, पिट्यूटरी को, टू रिलीज ऑफ द हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन, ताकि ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन ही होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज्ड, ये पहुंचेगा यूट्रस तक, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगी। दीज कॉन्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ये बार बार एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करती हैं और बार बार हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे जो है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो बार बार पिट्यूटरी जो है स्टिमुलेट, हाइपोथैलेमस रेयरली होता है लेकिन बार बार पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। और ये रिलीज तब बंद होगा जब आफ्टर द बर्थ ऑफ
बेबी, जब बेबी बर्थ के बाद ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पे एक डायग्राम है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का, आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे तो आप नेगेटिव फीडबैक में देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस पहले तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है किसको स्टिमुलेट कर रही है, लाइक किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड को, लाइक टेस्टिस है। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है डेवलपमेंट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। लेकिन अगर यही हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक दो तरह से दे सकता है। एक तो लॉन्ग लूप के थ्रू दोनों को हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बंद हो जाएगा, या शॉर्ट लूप डायरेक्टली टू एंटीरियर पिट्यूटरी, या एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को भी जो है इसको स्टॉप करने का इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अब आ जाती है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे हाइपोथैलेमस ने इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया और इसने जो है ओवरी को स्टिमुलेट किया, और ओवरी ने एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। अब एस्ट्राडायोल ज़्यादा हो गया तो ये नेगेटिव फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक पहुंचाएगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट मोर एंड मोर एस्ट्राडायोल। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है और नेगेटिव दोनों पे जा सकता है, हाइपोथैलेमस भी और एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो ये तो था किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म्स को कंट्रोल किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हॉर्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, अब हमने कह दिया कैसे सिक्रीट होगा, पर हार्मोन सेल्स में जाके कैसे वर्क करेगा। तो हॉर्मोन्स जो है, अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। क्या एक्शन होता है ये ध्यान दें। इसका जो एक्शन होता है ये डिफरेंट में डिफरेंट हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे जो हॉर्मोन्स होते हैं जो जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर या हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो जो है लाइक एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं ऑफ पेनक्रियाज, हाइपोफाइसिस, पैराथायराइड, प्लेसेंटा। ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका एक्शन अलग से होता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेट, इनका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन लिपिड्स, तो ये एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर होते हैं। तो किस तरह से ये वर्क करेगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्मोन्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर वेट दे कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द टारगेट सेल। लाइक एमिनो एसिड डेरिवेटिव एंड लिपिड इंसोल्यूबल जो भी हैं वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। तो वो कैसे काम करेंगे, दे एक्ट थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल के बाहर कुछ रिसेप्टर्स होंगे, उनके थ्रू वो काम करेंगे। दे बाइंड टू स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कैसे काम होगा, तो ये जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड कर जाएंगे तो ये दो तरह से काम करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, सेकेंड चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। दो तरह से काम होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड मैसेंजर्स का काम कैसे होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कॉज रिलीज ऑफ एन एंजाइम। जैसे ही हार्मोन मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगा तो एक एंजाइम रिलीज होगा। कहाँ पे, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज एडिनिलेट साइक्लेज। कौन सा है, एडिनिलेट साइक्लेज। तो ये एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम फ्रॉम द रिसेप्टर साइट यहाँ से रिलीज होगा। और ये क्या करेगा, दिस एंजाइम, ये एंजाइम फॉर्मेशन करेगा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, दैट इज CAMP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये किससे बनता है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ATP। ATP से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी बनेगा, ये जो भी आगे रिएक्शंस वो परफॉर्म, जो भी फंक्शन उस हार्मोन का है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा बाय चेंज इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल। इन सेल के अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में चेंजेस आएंगे और जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है। हार्मोन जो है यहाँ पे, हार्मोन जो है वो एक फर्स्ट मैसेंजर है, जो सीएमपी बना है वो सेकंड मैसेंजर है जो इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। तो बहुत सारे और मैसेंजर्स भी यहाँ पे होते हैं, लाइक IP3, आयोनो आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम आयंस हैं, और डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल जो है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, तीन मॉलिक्यूल आपने याद रखने हैं, आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ये तीनों सेकेंड मैसेंजर हैं जो आगे के मेटाबॉलिज्म को प्रोसीड करेंगे, जो भी फंक्शन उस हार्मोन का होता है। अब दूसरा है चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब एक काम हो सकता है कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ही चेंज हो जाए, जिससे टू प्रमोट द पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू इट। ऐसा नहीं है कि हार्मोन एंटर करेगा, ध्यान रखेंगे अदर मटेरियल उसमें पास हो सकते हैं। ऐसा चेंज लाएंगे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में कि अदर मटेरियल्स अदर देन हार्मोन कैन पास थ्रू इट। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी मटेरियल पास होगा इट इंक्रीजेस द एक्टिविटीज ऑफ सेल एज इट रिसीव द डिजायर्ड मटेरियल। अब वो सेल को वो मटेरियल मिल गया जो उसके लिए चाहिए था, अब वहाँ पे एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। एग्जांपल है यहाँ पे जैसे कि एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द मसल सेल। जब भी इंसुलिन सिक्रीट होता है वो इंसुलिन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेप्टर्स हैं उनसे बाइंड कर जाता है, उससे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है और ग्लूकोज उसमें एंटर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो था किस तरह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर करते हैं किसी भी सरफेस में विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, उसकी हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एंट्री होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू, इमेज के थ्रू। ये है एक रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि ये मेम्ब्रेन है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, ये एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि एक प्रोटीन है। यहाँ पे नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो यहाँ पे एंटर होता है, जो कि फर्स्ट मैसेंजर है। यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन पे जाके एटीपी की यूटिलाइज यहाँ पे एक्टिवेशन होती है इस एंजाइम के एडिनिलेज साइक्लेज। ये एंजाइम एक्टिव हो गया। ये एंजाइम क्या करेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा, CAMP सेकेंड मैसेंजर की। CAMP किसी और प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जो कि एक रिएक्शन परफॉर्म करेगा और रिएक्शन परफॉर्म करके वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से जो है हॉर्मोन्स जो है वो वर्क करते हैं। अब आ जाता है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब मान लो जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है वो किस तरह से वर्क करेंगे, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंट्रासेलुलर अंदर जाएंगे वो सेल के। स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्ट विद इन द सेल्स, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, दे कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये तो पास कर सकते हैं। अब ये जब अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये किसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और फिर ये न्यूक्लियस में चले जाएंगे। उसके साथ न्यूक्लियस में जाके ये किसी ना किसी पार्ट क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन कर जाएंगे, या हम कहें जीन के साथ ज्वाइन करेंगे, उस जीन को एक्टिवेट करेंगे। जीन क्या बनाएगी, जीन जो है mRNA बनाएगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन हुई यहाँ पे mRNA बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से, और इस जो है RNA से किसी न किसी एंजाइम की फॉर्मेशन होगी और फिर ये एंजाइम किसी न किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन जो है सेल मेम्ब्रेन में से पास हो गया और ये कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जाके
साइटोप्लाज्म में चला गया, साइटोप्लाज्म के बाद ये रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया, अब ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो रिसेप्टर और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये अब यहाँ पे डीएनए के पास जाएगा, किसी जीन को एक्टिवेट करेगा, उससे एमआरएनए बनेगा। जो एमआरएनए बन गया वो एमआरएनए उस न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो वो राइबोसोम्स के साथ मिलके एक नए प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा जो कि उस सेल में रिक्वायर्ड है, जो कि हार्मोन का वो मेन फंक्शन है। या कोई प्रोटीन बना या कोई एंजाइम बना जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड था। तो इस वे में वर्किंग होती है हॉर्मोन्स की। तो इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया केमिकल नेचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स एंड नेक्स्ट किया हाउ फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स इज कंट्रोल्ड। थर्ड हमने किया हाउ हॉर्मोन्स वर्क इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना बाई रिमेनिंग आउटसाइड और एंटरिंग इनसाइड द सेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।